गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में जो ऑपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। अब देखो, ये पॉइंट पता क्या है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन के अंदर हमें कुछ बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत है। और ये एजुकेशन रिफॉर्म्स आएंगे कैसे? ये रिफॉर्म्स तब आएंगे जब हम सब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। देखो, कल भी ना मैंने एक बात बोली थी, उसमें भी ना कई बच्चों ने ऐसा बोला कि सर आप बीजेपी के समर्थक हो, आप बीजेपी के अगेंस्ट हो, आप इनके फेवर में बोलो, आप इनके अगेंस्ट बोलो। देखो, हम सब कोई फेवर अगेंस्ट की बात हमें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए सिर्फ देश की। हमें बात करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म्स की, कि एजुकेशन में जो कमियां हैं हम उनको ठीक कर पाएं। हमें क्या होता है कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी इनसे ऊपर उठ के जब तक हम नहीं सोच पाएंगे ना, एक भारतीय के नज़रिए से नहीं सोच पाएंगे, तब तक हम इनको एक इंडिपेंडेंट तरह से नहीं समझ पाएंगे। राइट। देखो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है पुलिस को कि कुछ दिक्कत आएगी, कुछ लोग वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर वायलेंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है पुलिस का। वहां पर इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी वॉयलेंस वहां पे ना हो। बट जब ऐसी वीडियो सामने आती हैं जहां पर किसी बच्ची को डंडे मारे जाते हैं, किसी 10 साल के बच्चे को जो कि कुछ भी नहीं कर रहा उसको डंडे मारे जाते हैं, कोई लाठी के ऊपर अपनी कील लेकर आया हुआ है, ये चीजें देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन दी एंड ये सब स्टूडेंट्स ही तो हैं। जो स्टूडेंट है अपनी जेन्युइन डिमांड उठा रहा है, वो चीज तो सुननी चाहिए सरकार को। बाकी डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम दिल्ली के अंदर इस तरह नहीं हो सकता कि दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास बहुत बड़ा वॉयलेंस हो, वो चीज़ तो हम कतई अफोर्ड नहीं कर सकते। बट दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी कि लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको भी सुना जाए, एंड एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर को किसी प्रकार का खतरा ना रहे। और ये तभी सुन पाएंगे जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर, अपने पॉलिटिकल व्यू से ऊपर उठकर एक इंडियन की तरह सोचेंगे, भारत के भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 22 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें जो डिस्कस करना है वो क्यू डेंगा के बारे में है। बेसिकली भारत ने पहली डेंगू वैक्सीन अप्रूव कर दी है। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो, डेंगू के बारे में आप सबको पता होगा। जब मैं बात करता हूँ ना डेंगू की, तो डेंगू एक बेसिकली वायरल डिजीज है जो कि आपकी एक फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती है। फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो या फिर आपका एडिस एल्बोविक्टस जो मॉस्किटो होता है, इसके काटने से यहाँ पे होती है। ये जो वायरस है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देता है। एक प्रकार का ये फ्लेवी वायरस है और इसमें 4 सीरोटाइप्स होते हैं: डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4। राइट। ये जो काटता है ना मच्छर, ये मोस्टली दिन के समय आपको यहाँ पे काटता है। और इस मच्छर के काटने से बहुत ज़्यादा हाई फीवर, हेडेक, मसल जॉइंट पेन और कई केसेस में तो लोगों की यहाँ पे डेथ भी यहाँ पे हो जाती है। अब इसको देखो, प्रोटेक्ट करने का तरीका यही है कि एक तो हम यहाँ पे अपने आसपास मच्छर को यहाँ पे ब्रीड ना होने दें, वेक्टर को कंट्रोल करें, खुद को प्रोटेक्ट करें। और एक तरीका यहाँ पे वैक्सीनेशन का भी है। राइट। अब आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया में अभी तक फिलहाल कोई वैक्सीनेशन नहीं थी इसके रिगार्डिंग, जो सरकार ने अप्रूव की थी। और दुनिया में 125 देशों में यहाँ पे आपको डेंगू के केसेस देखने को मिलेंगे, पर लगभग 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जो आपको भारत के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है डेंगू का। अब इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने पहली डेंगू वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव कर दी है, जिसका नाम है क्यू डेंगा। अब पॉइंट सबसे पहले तो यही आता है कि आखिर ये वैक्सीन बनाई किसने है। देखो, इसको बनाया है एक जापान की कंपनी है टेकीडा के द्वारा। कहाँ की कंपनी है ये? जापान की। अब जापान की कंपनी है पर उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जर्मनी के अंदर भी है। तो उसी जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ना, उसने भारत के लिए ये वैक्सीन यहाँ पे बनाई है। अब ये जो वैक्सीन होगी, ये 3 महीने के गैप के ऊपर दी जाएगी, मतलब 2 डोजेज आपको यहाँ पे वैक्सीन की प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें 4 से 60 साल के जो लोग हैं उनको यहाँ पर ये वैक्सीन दी जा सकती है। अब दिमाग में डाउट ये आता है कि सर क्या इतना मुश्किल था, हम 2026 में जाके पहली डेंगू वैक्सीन हम यहाँ पे अप्रूव कर रहे हैं? आंसर इज यस। इतना आसान नहीं होता डेंगू की वैक्सीन बनाना। उसका कारण मैंने आपको अभी बताया। इसके डेंगू के ना दरअसल में 4 सीरोटाइप्स हैं, मैं अभी पीछे आपको बता के हटा। डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। अब अगर एक बंदे को एक बार डेंगू हो गया ना,
तो ऐसा पॉसिबल है कि उसको आगे दोबारा भी हो किसी और सीरो टाइप का, और वो सेकेंड इन्फेक्शन और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। दूसरी बात और भी दिक्कत है, एडीई, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार डेंगू ने इम्पैक्ट किया और आपको मान लो बॉडी में आपकी एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, पर दूसरी बार हो सकता है किसी दूसरे सीरोटाइप ने आपको इन्फेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में पता क्या होता है, आपकी ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये बाइंड कर जाती हैं इस वायरस के साथ, पर उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, वो बल्कि इंस्टेड हेल्प कर देती हैं उसको हमारे इम्यून सेल में एंटर करने के अंदर। तो इससे डेंगू होने का खतरा और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब समस्याएं थी जिस वजह से डेंगू की वैक्सीन बनाना कोई आसान काम नहीं था। पर फाइनली हमने हमने मतलब जापान की इस कंपनी टेकिडा ने यहाँ पे इसको बनाया है, और इसको हमने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है हमारे सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। ध्यान रखिएगा कि एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। बेसिकली इसमें जो वायरस है ना वो लाइव वायरस है, डेड वायरस नहीं है। अटेन्यूएटेड मतलब होता है वीकेंड वायरस आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये चारों के चारों जो सीरोटाइप्स हैं 1 2 3 4 सबके अगेंस्ट यहाँ पे इफेक्टिव आपको ये वायरस सॉरी ये वैक्सीन जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो वैक्सीन है ये बिना किसी के प्रायर डेंगू इन्फेक्शन के भी दी जा सकती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे इसमें नहीं होगी। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग रूल 1945 के अंतर्गत इसको अप्रूव किया गया है। और इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि फेज 3 सेफ्टी भी यहाँ पे पाई गई है। जब हमने यहाँ पे इसको कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पे सर्वे किया तो सेफ्टी यहाँ पे अच्छी खासी थी। दुनिया में लगभग 42 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ का प्री क्वालिफिकेशन भी इसको मिल रखा है, 24 मिलियन डोजेस दुनिया भर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो कोई खास यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे परेशानी होनी नहीं चाहिए इस वैक्सीन के रिगार्डिंग। तो इसी को देखते हुए भारत ने जो वैक्सीन है अप्रूव कर दी है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ऑपरेशन वज्र के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक ना आपको एक मैं नाम दे रहा हूं, ये नाम ध्यान रखना, ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड। अब क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है। देखो ये एक प्रकार की ना दवाई है, एक प्रकार का ड्रग है। अब इस ड्रग का इस्तेमाल होता है एक तरह के पेन किलर के तौर के ऊपर। जैसे आप लोग भी खाते हो ना अलग अलग पेन किलर जो होते हैं, वैसा ही पेन किलर है ये ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। पर इसका ना इस्तेमाल थोड़ा उन केसेस में ज़्यादा होता है जहां पर पेन थोड़ी ज़्यादा हो, मॉडरेट टू सीवियर पेन होती है ना, उस केस में होता है, ठीक है। अब इसका ना गलत इस्तेमाल होता है इस ड्रग का। कैसे? अरे इस ड्रग को ना हम लोग फाइटर ड्रग या आईएसआईएस ड्रग भी बोलते हैं। आईएसआईएस तो आप सबको पता है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो उनके जो टेररिस्ट हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? देखो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो जैसे फॉर एग्जांपल टेररिस्ट है, अब कई बार इसको कई कई दिन हो सकता है कहीं बैठना पड़े, कई बार इसको चोट लग जाती है, तो भाई कोई दवाई तो खाएगा ना ये। तो दरअसल में ये इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से उनका जो दर्द है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसको फाइटर ड्रग या आइसिस ड्रग के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात और भी है, बहुत सारे जो टेररिस्ट वगैरह लोग होते हैं वो इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं। इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं, वहां से बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के उस पैसे से हथियार खरीदते हैं। तो टेररिज्म के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को, टेरर फाइनेंसिंग के लिए इसका मिसयूज करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मेडिकल यूज भी है, ठीक है, पेन किलर तो है ही है, पर इस्तेमाल इसका मोस्टली गलत तौर के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के अंदर ना हमने इसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत यहाँ पे नोटिफाई किया हुआ है अंडर एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो इसका मैन्युफैक्चर करना, इसको रखना, इसका सेल एक्सपोर्ट करना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हमने यहाँ पे इसके ऊपर रखे हुए हैं। बट अभी पता क्या हुआ, ये सब होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने लगभग आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 30 मेट्रिक टन इतना यहाँ पे सामान इन्होंने ये ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का यहाँ पे रखा हुआ था। इसका इलीगली यहाँ पे भारत के अंदर भी इसका इस्तेमाल इसका चल रहा था। तो हमारी टीम ने बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने ऑपरेशन वज्र यहाँ पे किया, और उसके माध्यम से लगभग 12 करोड़ ट्रेमाडोल टैबलेट्स जो हैं उसको यहाँ पे सीज कर लिया, उसको जब्त कर लिया है। तो ये ऑपरेशन हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्वालियर की तरह यहाँ पे किया गया, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था एनडीपीएस एक्ट के माध्यम के अंतर्गत जो ये ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इसी अथॉरिटी की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये दरअसल में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना उसके अंतर्गत ये काम करती है।
और इसको हेड करते हैं नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, पहले इसको ओपीएम डिपार्टमेंट के नाम से हम जानते थे, पर अब हमने इसका नाम यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यहाँ पे कर दिया है, और इसके द्वारा ही ये जो ऑपरेशन वज्र है अब यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है SNFA, यानी कि स्पेशलाइज्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। देखो इसका मीनिंग समझना कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है SNFA का। पहले मीनिंग समझेंगे, फिर आएंगे करंट रेलेवेंस के ऊपर। देखो मान लो आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो बैंक कई बार बोलता है ना कि मुझे कुछ गिरवी रखो। कुछ होते हैं इसमें फाइनेंशियल एसेट्स वो आपसे गिरवी रखवा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके शेयर्स, आपके बॉन्ड्स, आपके रिसीवेबल वगैरह। एक होते हैं कि वो आपसे फिजिकल एसेट्स जो है वो कुछ गिरवी रखवाए, जैसे आपका लैंड, आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, राइट। तो इस प्रकार के इन एसेट्स के माध्यम से इनको कोलैटरल रख के वो आपको यहाँ पे लोन दे सकता है, ठीक है। बट अभी बता, एक स्पेशल कैटेगरी हमने यहाँ पे डिफाइन की है, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट। तो सबसे पहली बात तो कि हम यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स की बात नहीं कर रहे, हम फिजिकल एसेट्स की ही एक छोटी सी कैटेगरी हमने बनाई है, SNFA। इसका फायदा क्या होगा? देखो देखो आपके ना फिजिकल एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए उसके ऑफिस में जो चेयर्स पड़ी हैं ये भी उसका फिजिकल एसेट्स है, उसके एसी, उसके कंप्यूटर वगैरह भी फिजिकल एसेट हैं। पर देखो यार, अगर कल को लोन एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, तो इनका इस्तेमाल करके कोई खास रिकवरी थोड़ी हम कर पाएंगे। है तो ये भी फिजिकल एसेट, पर रिकवरी तो बहुत मुश्किल होगी इनके से। तो ऐसी चीजें जिनसे रिकवरी आसानी से हो पाए ना, उनको हम काउंट करेंगे SNFA में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री, फैक्ट्री की रिकवरी आराम से की जा सकती है, वहां से पैसा रिकवर किया जा सकता है। लैंड की अगर हम बात करें, कोई हाईवे प्रोजेक्ट उसके पास था, उसके माध्यम से। तो पॉइंट ये है ना कि फिजिकल एसेट्स की वो वाली कैटेगरी जिसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ पैसा हमारे बैंक्स रिकवर कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे एक बार पढ़िएगा इस लाइन को, ठीक है। इट रेफर्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज दैट बैंक एक्वायर व्हेन बोरोअर्स फेल टू रीपे लोन्स। इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आ गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल लैंड, बाकी और रियल एस्टेट जो कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए नहीं, ये किस पर्पस के लिए है? केवल और केवल रिकवरी के पर्पस के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। तो अभी पता क्या हुआ है, आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग ये कैटेगरी बना दी है, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, एक नई कैटेगरी यहाँ पे बना दी गई है। अब देखो आगे मान लो कोई जिसने लोन लिया और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा, तो इनको यहाँ पर हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब बैंक इनको बेचेंगे ना, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो जो ओरिजिनल बोरोअर है उसको नहीं बेच सकते। मतलब कल को ऐसा ना हो कि मान लो आपकी जमीन थी और आप लोन नहीं रीपे कर पाए, अब बैंक ने सोचा चलो एक काम करते हैं, ये SNFA है ना हमारे पास, एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं, ठीक है। अब बेचने टाइम बैंक आपको नहीं बेच पाएगा। ऐसा ना हो कि आप ही सोचो कि चलो मेरी जमीन है, मैं ही सस्ते में खरीद लेता हूं ना, ऐसे तो मिसयूज हो जाएगा ना। इसलिए जो भी ओरिजिनल बोरोवर है या रिलेटेड पार्टीज हैं, वो नहीं उसको खरीद पाएंगी, बाकी हम किसी और को यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो बैंक क्या करेंगे, बैंक SNFA को एक्वायर कर लेंगे। अगर बोरोवर के लोन को एनपी यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है, उसके बाद उसकी फुल सेटलमेंट या पार्शियल सेटलमेंट हम करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे बैंकों को बोला गया है कि एक प्रॉपर आप पॉलिसी बनाओ, अपनी हर एक बैंक अपनी अपनी पॉलिसी बनाए कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, क्या प्रोसीजर यहाँ पे लगेंगे, रिकवरी एफर्ट्स कैसे होंगे अपने प्रॉपर्टी अक्वायर करने से पहले। ये सारे रिकमेंडेशंस आरबीआई ने बैंकों को बोले हैं, ठीक है ना। तो एक बार आपने यहाँ पे इनको बेचने का सोचा, तो ओरिजिनल बोरोवर को आप यहाँ पे नहीं बेच पाओगे या उसके रिलेटेड पार्टी को भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप SNFA यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे। बाकी ध्यान रखिएगा, ये SNFA जो है ये ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए या स्ट्रेस एसेट का पार्ट नहीं होंगे। बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर ये अलग तरह से ट्रीट किए जाएंगे, जिनको हम लिखेंगे नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर कोई एनपीए बने तो हम यहाँ पर SNFA का इस्तेमाल करें अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। इसीलिए आरबीआई ने एक नई कैटेगरी बना दी है। हम इसको फिजिकल एसेट्स में नहीं लिखना चाहते थे, उसके अलग वो एसेट जिनके माध्यम से हम एक्चुअली रिकवरी कर सकते हैं, सिर्फ वही आएंगे। सो इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एसेट्स। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज डिसलिपिडेमिया। पहले तो थोड़ा मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट्स का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है ना, उसको बोलते हैं डिसलिपिडेमिया।
लिपिड्स के बारे में आप सबने सुना होगा। अब इसमें पता क्या होता है, एक तो बॉडी के अंदर आपके होते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं, दीज आर गुड कोलेस्ट्रॉल। और एक होते हैं आपके एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अब देखो, अगर आपकी बॉडी में एलडीएल मात्रा बढ़ जाए, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए और अच्छे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएं, या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल बढ़ जाए, तो उस केस में आपकी बॉडी में हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ अ डिसलिपिडेमिया। अब इसमें एक तरह का ये लिपिड प्रोफाइल, एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें पूरा एक आइडिया मिल जाता है। अगर इनका लेवल हेल्दी नहीं है ना, तो उस केस में बॉडी में हार्ट डिजीज का खतरा, स्ट्रोक का खतरा, ये यहाँ पे बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये होता क्यों है। देखो, अगर आप ऊट पटांग चीज़ें खाएंगे, ठीक है ना, अगर आप ऐसा खाना खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स है, ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिपिड्स ऊपर नीचे होंगे ही। फिर अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा दिन भर बस बैठे ही रहते हो, तो हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है। बाकी इंडियंस के अंदर ना, साउथ एशियन के अंदर ये खासकर ऐसा देखा गया है कि जेनेटिक्स की वजह से भी, आपके पेरेंट्स की वजह से भी यहाँ पर आपके अंदर ये कंडीशन यहाँ पे बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या आता है, देखो इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया ना, कि अगर हेल्दी लेवल नहीं मेंटेन हुआ तो हार्ट डिजीज हो सकती हैं, यानी कि हार्ट अटैक का खतरा यहाँ पे बढ़ सकता है इस केस के अंदर। फिर हेल्थ रिस्क आपको देखने को मिलेगा। तो तरीका यही है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें, हेल्दी एक्सरसाइज खाएं, समय समय के ऊपर आप अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहें, प्रॉपर मेडिकल केयर रखोगे तो ये दिक्कत यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। सर, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी करी, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि लगभग 87% भारतीय एडल्ट ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक अबनॉर्मल लिपिड लेवल है। यानी कि या तो ऐसा है कि उनकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज़्यादा है, या टोटल कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल ज़्यादा हो चुके हैं। तो लगभग 87% एडल्ट्स यहाँ पे कोई ना कोई उनमें लिपिड लेवल में ऊपर नीचे यहाँ पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं खुद का आपको बता देता हूँ, मैंने भी थोड़े टाइम पहले टेस्ट करवाया था, तो मेरा तो नॉर्मल ही आया था सारा कुछ, तो मैं बाकी के 13% के अंदर बिलोंग करता हूँ। बट ठीक है, आप लोग भी थोड़ा देखना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, और बताना मुझे अगर किसी ने टेस्टिंग वगैरह कराई है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 10 में से 9 लोग, मतलब लगभग 87-90% के आसपास ही हो गया। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है भारत के अंदर इस चीज़ की, राइट। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो 30 से 39 साल के होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। और ये भी कहीं न कहीं दिखाता है कि आजकल युवा लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक्स आपको देखने को मिल जाएँगे। बाकी 355 मिलियन भारतीयों के अब नॉर्मल लिपिड लेवल आए हैं, ठीक है? भले ही उनका बीपी वगैरह सब सही हो, पर तब भी लिपिड्स उनके ऊपर-नीचे यहाँ पे रहते हैं। और महिलाओं के अंदर ये प्रेवलेंस ज़्यादा है मेन के मुकाबले, और अर्बन लोगों के अंदर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। उसका कारण सिंपल है यार, देखो रूरल लोग थोड़े ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होता, हेल्दी लाइफस्टाइल होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं। अर्बन एरिया के अंदर हम ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अर्बन पॉपुलेशन में केसेस ज़्यादा होंगे, और वुमेन में भी ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलते हैं डिसलिपिडेमिया के, राइट। आगे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2026। देखो ये तो हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बारे में ना, देखो पता क्या पॉइंट क्या है, यूपीएससी में आजकल बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो होते हैं ना स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर, उनमें क्वेश्चन आने लग गए हैं, जैसा आपने नोटिस किया होगा। और फीफा वर्ल्ड कप तो बहुत ही बड़ा एक इवेंट था, तो थोड़ा कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप सबको पता है कि स्पेन ने इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है जीता है, और फाइनल के अंदर इन्होंने अर्जेंटीना को 1-0 के अंदर यहाँ पे हराया, राइट। तो स्पेन ने इस तरह से दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप टाइटल यहाँ पे जीत लिया है। तो पहले पे स्पेन रहा, दूसरे पे अर्जेंटीना रहा, और तीसरे और चौथे रैंक के ऊपर रहे आपके इंग्लैंड और फ्रांस। दरअसल में थर्ड प्लेस का जो मैच है वो अलग से हुआ था, जहां पर इंग्लैंड ने 6-4 से इस मैच को यहाँ पे जीत लिया था। और अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंग्लैंड ने पिछली बार टूर्नामेंट जीता था 1966 के अंदर। उसके बाद से अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस इंग्लैंड की अभी इस बार के वर्ल्ड कप के अंदर आपको देखने को मिली। गोल्डन बूट विनर का मतलब होता है जिसने सबसे ज्यादा गोल दागे, तो जो काइलियन एम्बापे हैं फ्रांस की तरफ से, उनको गोल्डन बूट का यहाँ पे उनको गोल्डन बूट मिला। अगर मैं बात करूं लियोनेल मेसी को, इनको सिल्वर बूट मिला। और अगर मैं बात करता हूं बेलिंगम की, इनको यहाँ पे ब्रोंज बूट मिला। एक मिलता है गोल्डन बॉल, जो अच्छा खेलता है खिलाड़ी, तो स्पेन के रॉड्री को मिला गोल्डन बॉल, लियोनेल मेसी को मिला सिल्वर बॉल, और एम्बापे को मिला ब्रोंज बॉल। और अगर हम गोल्डन ग्लव्स, किसने गोलकीपर ने सबसे शानदार काम किया, तो वो स्पेन के ही साइमन जो है, उनाई साइमन, इनको गोल्डन ग्लव्स यहाँ पे उनको मिले हैं। बाकी इसके अलावा देखो बाकी और चीज़ें भी हैं, फीफा बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड आप देख सकते हो।
और आप नोटिस कर पाओगे नीदरलैंड्स को फेयर प्ले ट्रॉफी इस बार मिली। और इस बार का जो टूर्नामेंट था ना, ये 3 देशों के अंदर हुआ, कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए के अंदर। अगली बार फीफा 4 साल बाद 2030 के अंदर होगा, जिसको मोरक्को, पोर्टुगल एंड स्पेन ये तीनों मिलकर इकट्ठे यहाँ पे होस्ट करने जा रहे हैं। देखो अगली बार का वर्ल्ड कप ना और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप नोटिस कर पाओगे कि फीफा के वर्ल्ड कप्स कब से स्टार्ट हुए, पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 के अंदर। तो ये 100 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के 2030 के अंदर। और जो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि जो स्टार्टिंग हुई थी उसी को ही हम एक तरह से कोमेमोरेट करेंगे, ठीक है, जब 2030 के अंदर यहाँ पे होगा। तो पहला जो वर्ल्ड कप था ना, 1930 में जो हुआ था, वो दरअसल में उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही उसको जीता था। तो उसी को यहाँ पे देखते हुए इस बार के कुछ मैचेस, मतलब 2030 के कुछ मैचेस उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे में भी होंगे, बट मेन इसको होस्ट करेंगे यहाँ पे ये जो 3 देश हैं, मोरक्को, पोर्टुगल एंड स्पेन। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था ताजमहल के बारे में। देखो ताजमहल को यहाँ पे क्या नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा कंजर्व किया जाता है? आंसर इज नो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इसको यहाँ पे कंजर्व एंड मेंटेन करता है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये यूएस लेड नहीं बल्कि एक चाइना लेड आपको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, तो सेकंड भी गलत हो गया। कोलंबस कॉन्गोएंसिस की बात करें तो अभी तो इसको आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर डाला ही नहीं गया है, इवेल्युएट ही नहीं हुआ है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत होगा। तो यही है हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।